regarding the COP30, you may ask me before or in the middle of the session as well. Okay, so hello everyone, Assalamu alaikum and good evening. This is Muhammad Danial Kamal. I am the Secretary STGs at the Brock Association, and along with this, I am playing my role as the co-founder for Rehab, Resilience and Adaptation. आज अगर हम बात करें तो हमारी कॉप की जो ये ट्रेनिंग्स थी, यूथ क्लाइमेट नेगोशिएटेड ट्रेनिंग YCNT, इसका आज सेकंड लास्ट सेशन है, सेशन नंबर 5। और उसके बाद यू गाइस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लास्ट सेशन किसके ऊपर? सिमुलेशन के ऊपर, वेयर वी विल बी हैविंग अ सिमिलर negotiation sort of meeting with all of you as being the representatives of different nations or different organizations, and we look forward to seeing you performing very well. And we will be having a chair as well, and our chair will be Dr. Nazakatul Hussain, that will be representing the famous body UNFCCC. And I guess you all have received the document, and also you have been allotted with your priorly you have been allotted your countries and the organizations जिसके आप भाग दौड़ संभालेंगे. So without wasting any further time, our guest speaker for today's session had to go. She had some emergency जिसकी वजह से she had to leave. But as we say, the show must go on, and inshallah looking forward to it. If we get जैसे ही अगर उनकी emergency खत्म हो जाती है अभी जल्दी, तो we will be having her with us, or if not, so in the near future we will be organizing a session again with her in the next week or the next week जब हमारे पास वो फ्री होंगी. लेकिन as we say, the show must go on. So for today's session, I have prepared something for you, although she had to tell me a bit early, but still मैं आपको बता देता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है, डेट इज द सेशन नंबर 4, जिसका हम लोगों ने नाम दिया था, हम लोगों ने टॉपिक दिया था नेगोशिएशन स्किल्स एंड टूल्स, के हमारे पास ऐसे कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए, हमारे पास ऐसे कौन कौन से टूल्स होने चाहिए जिसके मदद से या जिसके ऊपर हम लोग उसको बेस बनाकर COP30 के अंदर जा सकते हैं, एंड COP31 के अंदर जा सकते हैं और उसको अपना स्टांस के तौर पर प्रेजेंट कर सकते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, और किस तरीके से हम इसको आगे लेके चल सकते हैं, डेट इज ऑन हाउ वी विल बी फोकसिंग ऑन के नेगोशिएशंस के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, नेगोशिएशंस किस तरीके से की जाती हैं. अच्छा, उसके लिए कौन कौन सी स्किल्स चाहिए, और अच्छा अगर हम लोगों ने उसको स्किल्स चाहिए तो वी ऑल्सो हैव सम टूल्स. तो इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज की सेशन के अंदर. एंड या आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद अ डॉक्यूमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग, जो कि एज चूंकि आई कुडंट प्रिपेयर द स्लाइड्स, इट वाज वेरी अ बिट बहुत थोड़ा सा भी थोड़ी देर पहले मुझे बताया था कि उन्होंने इमरजेंसी में जाना था, सो दैट्स व्हाई. बट आई विल प्रिपेयर अ वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर यू सो दैट I can send it to you guys, and then from that word document you can get a real idea of how these negotiation skills and tools are important. And फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि COP30 के अंदर हमारे पास कोई न्यू स्किल या नेगोशिएशन टूल आया था जिसकी मदद के ऊपर हम लोग COP31 के अंदर जा सकते हैं, या COP31 के ऊपर हमारे लिए वो मदद फराहम कर सकता है या नहीं कर सकता. हम लोग देखेंगे किस तरीके से नेगोशिएशंस काम करती हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं जो कि नेगोशिएटर यूज करते हैं. अच्छा, कुछ हमारे पास पोजीशन पेपर्स होते हैं, कुछ हमारे पास इंटरवेंशन स्क्रिप्ट्स होती हैं, उनके क्या क्या टेम्पलेट्स हो सकते हैं, हमारे पास कुछ डिजिटल टूल्स हो सकते हैं, कुछ डिजिटल ट्रैकर्स हो सकते हैं. तो हम लोग उन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है. सो अगर हम लोग सबसे पहले बढ़ें एंड हम लोग डिस्कस करें, तो सबसे पहले आता है कि हमारे पास UNFCCC की जो नेगोशिएशन होती हैं वो स्ट्रक्चर किस तरीके से होती हैं. बिकॉज सबसे पहले हमारे पास बात ये होती है कि UNFCCC के अंदर नेगोशिएशंस तो हम लोग करते हैं, चाहे वो UNFCCC हो, चाहे वो UNCBD हो, चाहे वो UNCCD हो. हम उनके अंदर नेगोशिएशंस तो करते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर हम लोगों ने उनका स्ट्रक्चर समझ लिया तो तब जाकर हम प्रॉपरली अपनी इमारत को खड़ा कर सकते हैं, हम प्रॉपरली अपने ब्लॉक्स को सही जगह पर लगा सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि UNFCCC की नेगोशिएशंस के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है. तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर 3 चीजें देखते हैं. पहले हम देखते हैं इसकी फॉर्मल बॉडीज कौन कौन सी होती हैं, उसके बाद इसके अंदर जो टेक्स्ट यूज होता है वो किस तरीके से होता है, एंड फिर इसका एक कॉन्सेंसस रूल होता है, वो क्या होता है.
अब अगर हम बात करें सबसे पहले फॉर्मल बॉडीज एंड मीटिंग्स की, तो फॉर्मल बॉडीज एंड मीटिंग्स के अंदर सबसे पहले आता है कि इसके प्लेनिनरी सेशन होते हैं। अब हमारे पास प्लेनिनरी सेशन होते हैं, हमारे पास इसके बाद फिर हमारे पास सब्सिडरी बॉडीज के सेशन होते हैं। हमारे पास यूएनएफसीसीसी के अंदर दो सब्सिडरी बॉडीज होती थी, जिस तरीके से आपको डॉक्टर नजाकत ने फर्स्ट सेशन के अंदर बताया था, एसबीआई एंड एसबीएसटीए। एंड सब्सिडरी बॉडीज के भी साल के अंदर दो दफा मीटिंग्स होती हैं। एक दफा जो उनकी मीटिंग होती है वो होती है जून एंड जुलाई के अंदर, और जो उनकी सेकंड मीटिंग होती है वो होती है कॉप्स के अंदर। अच्छा, अब हमारे पास शुरुआत में प्लेनरी सेशन हो गया, उसके बाद एसबीआई और एसपीएसटीए के सेशन हो जाते हैं, यानी कि मीटिंग्स हो जाती हैं, हम उनको मीटिंग्स कहते हैं। उसके बाद फिर सीएमए एंड कॉप की भी प्लेनरीज होती हैं, ये प्लेनरी सेशन होते हैं। अब जो सीएमए होता है या कॉप होता है, तो इसके अंदर बेसिकली सेशंस होते हैं पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर, कुछ सेशन होते हैं जो कि बात करते हैं कॉप के साथ। फिर हमारे पास कुछ प्लेनरी सेशन होते हैं जो को क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं। लाइक अगर आप एक कॉप के अंदर जाएंगे तो आपको टोटल 3 बिग प्लेनरी हॉल्स मिलेंगे। एक हॉल जो होगा वो होगा उस कॉप एग्जिस्टिंग कॉप की प्लेनरी हॉल होगा, जिसके अंदर वो सारे के सारे आपस में डिस्कस कर रहे होंगे कि किस तरीके से लेके चलना है, क्या हमारी आगे की कमिटमेंट्स होनी चाहिए। जो दूसरा हमारे पास प्लेनरी हॉल होगा वो डिस्कस करेगा या वो बेस करेगा क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर। और जो तीसरा हमारे पास हॉल होगा वो बेस करेगा या डिस्कस करेगा पेरिस एग्रीमेंट को। तो ये आप याद रखिएगा, जो हमारे पास यूएनएफसीसीसी टॉप होती है उसके अंदर हमारे पास 3 प्लेनरी हॉल्स होते हैं। एंड तीनों हॉल्स के अंदर 3 डिफरेंट चीजों के ऊपर बात हो रही होती है। एक के ऊपर बात होगी वो उसी साल की कॉप के ऊपर बात होगी, उसी साल की कॉप के ऊपर जो हमारे पास एग्रीमेंट्स हो रहे होंगे हम उसके ऊपर बात करते हैं, उसके एम्स के ऊपर बात करते हैं। दूसरे हॉल के अंदर हम लोग बात कर रहे होते हैं पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर। एंड थर्ड हॉल के अंदर हम लोग बात कर रहे होते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर। उसके बाद फिर हमारे पास जो फॉर्मल बॉडीज एंड मीटिंग्स में आते हैं वो आते हैं हमारे पास कॉन्टेक्ट ग्रुप्स। कि फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू कॉन्टेक्ट समवन, इफ यू वांट टू मेक अ प्रोजेक्ट और कोलैबोरेट विद सम पर्सन, तो आप किसको रेफर कर रहे होते हैं, आप किससे बातचीत कर रहे होते हैं, कॉन्टेक्ट ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं यूएन की बॉडीज के, तो आपको उनके साथ भी देखना पड़ता है कि वो हैं कौन कौन से। उसके बाद फिर हमारे पास ज्वाइंट कॉन्टेक्ट ग्रुप्स होते हैं, कि ऐसे कॉन्टेक्ट ग्रुप्स जिनके अंदर हमारे पास दो या दो से ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू कोलैबोरेट विद आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी को हमारे पास दो बॉडीज ने बनाया हुआ है यूनाइटेड नेशंस की। एक है हमारे पास यूएनईपी एंड एक है हमारे पास डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। एंड यूएनईपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसका मतलब ये होगा कि आईपीसीसी के अंदर अगर आपने कुछ एक तरीके से प्रोजेक्ट करना है या उनके साथ बातचीत करनी है, सो यू विल बी हैविंग अ टॉक विद यूएनईपी एंड डब्ल्यूएमओ ऑफिशियल्स। आपके पास उस टॉक के अंदर दोनों पर्सन इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद आते हैं इनफॉर्मल्स। ऐसे इनफॉर्मल्स या ऐसे पर्सन जो कि एक तरीके से फॉर्मली उस चीज का पूरा पार्ट नहीं, बट दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग, एंड वी यूजुअली रेफर टू देम एज इनफॉर्मल्स। तो ये होते हैं हमारे पास फ्रेंड्स ऑफ द चेयर। चेयर हमें पता है कि वो ज्यूरी होती है या वो जज होता है जो कि प्रॉपर्ली पूरे सेशन को गवर्न कर रहा होता है, एंड प्रॉपर पूरे सेशन को गवर्न करने के लिए दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजिंग। एंड वो जो इनफॉर्मल होते हैं वो एक तरीके से चेयर के दोस्त होते हैं। एंड फिर हमारे पास ड्राफ्टिंग ग्रुप्स आते हैं। ड्राफ्टिंग ग्रुप्स वही होते हैं कि जिन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट को सेट करना होता है उस प्लेनरी हॉल के। एंड फिर हमारे पास कुछ हाई लेवल सेगमेंट्स आते हैं। हाई लेवल सेगमेंट्स के अंदर ये होता है कि वो दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान में होंगे, एंड वो सेगमेंट्स जो होते हैं वो ज्यादा लोगों के लिए नहीं होते ओपन, वो ऑब्जर्वर्स के लिए नहीं होते ओपन। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से नेगोशिएशंस मूव करती हैं, तो नेगोशिएशंस पहले मूव करते हैं प्लेनरी हॉल्स के अंदर, एंड फिर वो प्लेनरी से कॉन्टेक्ट ग्रुप्स की तरफ जाएंगी, फिर वो कॉन्टेक्ट ग्रुप्स से स्मॉल ड्राफ्टिंग ग्रुप्स की तरफ जाएगी, एंड फिर वो जाएगी फ्रेंड्स ऑफ द चेयर फॉर पॉलिटिकल सेटलिंग की तरफ। कि जब स्मॉल ड्राफ्टिंग ग्रुप्स ने उसको प्रॉपरली ड्राफ्ट पेपर की शक्ल दे दी है, ड्राफ्ट की शक्ल दे दी है, अब वो मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि उसको वो चेयर के सामने प्रेजेंट किस तरीके से करेंगे एंड उसको किस तरीके से पॉलिटिकली रिकग्नाइज करवाएंगे, उसको एक्नॉलेज करेंगे। दे आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो दिस इज द थिंग एंड दिस इज हाउ द नेगोशिएशंस टेक प्लेस। अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, तो टेक्स्ट को कहा जाता है कि ये करेंसी है हमारे लिए, कि ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि नेगोशिएशन जो होती है वो प्रोसीड करती है इस तरीके से कि हम लोग रिवाइज कर रहे होते हैं एक एक नेगोशिएटिंग टेक्स्ट को।
हम लोगों को वर्डिंग चेंज करनी पड़ रही होती है, हम लोगों को ऑप्शंस देखने पड़ रहे होते हैं, हम लोगों को प्रॉपरली अगर वो नहीं ठीक लग रहा होता तो हम लोगों को दोबारा से वो पूरा का पूरा आप कह लें टेक्स्ट को चेंज करना पड़ता है, हमें दोबारा से पूरे पूरे ड्राफ्ट को लिखना पड़ता है। एंड पार्टीज प्रपोज करती हैं कि हम लोग इस चीज को डिलीट करें या इस चीज को इंसर्ट करें, या हम लोग एक तरीके से ये जो ब्रैकेटेड ऑप्शन होते हैं हमारे पास जो अल्टरनेटिव होते हैं लैंग्वेज के अंदर, हम उसको कम करें या नहीं करें। एंड अगर हम लोग कम करना चाहते हैं तो कौन कौन से टूल्स हमारे पास रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, तो इन तमाम चीजों को हम लोगों को देखना पड़ता है। एंड फिर हमारे पास आता है कंसेंसस रूल। कंसेंसस रूल के अंदर हम लोग ये देख रहे होते हैं कि जो फॉर्मल डिसीजन होते हैं वो कंसेंसस को रिक्वायर करते हैं। अब कंसेंसस क्या होता है? कंसेंसस हमारे पास ये चीज होती है कि एक भी वोट अगर हमें ना आया, जब हमारे पास वोट ही नहीं होगा इस चीज के हक के अंदर, तो कंसेंसस हमारा फेल हो जाएगा एंड दोबारा से वोट को रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि वी हैव फॉर एग्जांपल वी हैव दिस ड्राफ्ट पेपर। अब हम लोगों ने इस ड्राफ्ट पेपर को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। अब अगर हमारा मेरे सामने से किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया कि वी रियली एक्सेप्ट दिस थिंग, तो ये अभी तक हमारा कॉन्सेंसस का पार्ट नहीं हुआ। अब दोबारा से मतलब कि मेरा कॉन्सेंसस फेल हो जाएगा अगर किसी ने भी इसको मेरे पार्टी मेरे फेलोज में से इसको लाइक एक्नॉलेज नहीं किया, इसको रिकग्नाइज नहीं किया। अब जब तक मैं फिर दोबारा कहूंगा कि इफ एनीवन वांट्स टू एग्री ऑन दिस ड्राफ्ट और डॉक्यूमेंट, प्लीज वोट। वोट दोबारा से रिक्वेस्ट किया जाता है एंड तब जाकर अगर तो किसी ने हैंड दोबारा से रेज कर ली कि वी एक्नॉलेज या वी रिकॉग्नाइज दिस टेक्स्ट, तो ये फिर जाकर हमारे पास कंसेंसस का पार्ट बनेगा। एंड ये जो हमारे पास ड्राफ्ट हमने बनाया था, हम उस कंट्री के साथ जाकर नेगोशिएट कर सकते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो दिस इज द थिंग जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से हमारे पास कंसेंसस रूल इंपॉर्टेंट होता है। एंड जितने भी आउटकम्स होते हैं वो नेगोशिएट किए जाते हैं ताकि हम अवॉइड कर सकें वोट्स को, कि हम लोग वोट वाली एक तरीके से उस शक्ल के अंदर ना आए कि हम लोग दोबारा से वोट करें, क्योंकि वोटिंग की तरफ जब जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा एक लंबा बखेड़ा हो जाता है एंड इट यूजुअली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। उसके बाद आता है कि हमारे पास एक और चीज आती है कि ऐसी कौन कौन सी प्रोसीजरल स्किल्स होती हैं जो कि हर एक टॉप निगोशिएटर को मास्टर करनी होती हैं अगर वो निगोशिएशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले कि आपके टेक्स्ट के अंदर फ्लुएंसी आनी चाहिए, आप क्लोज रीडिंग करो, आप बार बार पढ़ो उसको एंड आप दोबारा से उसकी ड्राफ्टिंग करो, आप नेगोशिएटिंग टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन पढ़ो, आप ब्रैकेट्स को आइडेंटिफाई करो, ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करो, क्रॉस रेफरेंसेस को देखो प्रॉपर्ली, और ये देखो कि आपके पैराग्राफ्स के अंदर कोहेरेंस है या नहीं है, लाइक आपके पैराग्राफ्स कॉन्सिक्वेंशियल है या नहीं है। फिर आप देखो कि प्रपोज करो कि जो आपका एक ड्राफ्टिंग एडिट है वो प्रिसाइज है या नहीं है। एंड अगर तो आपका प्रॉपरली वो प्रिसाइज है तो इट्स गुड, लेकिन अगर आप उसके अंदर कुछ चेंज लेकर आना चाहते हो तो जितनी दफा आप एक एक दफा भी अगर आप चेंज लेकर आओगे तो वो एक नए प्रपोजल को लेकर जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई वेरी फर्स्ट ड्राफ्ट, मैंने इसको प्रेजेंट किया एंड नाउ यू थिंक इसके अंदर मुझे चेंज लाना है। तो लेट सपोज मैंने एक पॉइंट के अंदर चेंज लेकर आया, तो अब ये मेरे पास एक न्यू प्रपोजल हो गया, मैं दोबारा से लेके जाऊंगा एंड अब मुझे लगा कि नहीं अब एक और पॉइंट के अंदर चेंज है, तो मैं इसको दोबारा से चेंज करूंगा एंड मैं इसको प्रपोजल 3 की शक्ल दूंगा। सो एक चेंज भी आपकी इस ड्राफ्ट के अंदर आपको लेकर जाएगा टुवर्ड्स अ न्यू प्रपोजल। एंड आपको ये जानना, ये मास्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरीके से आप ऑप्शन ए से ऑप्शन बी की तरफ मूव करते हो, और ये देखते हो कि आपकी जो लाइन है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। यू हैव टू मूव वेरी साइलेंटली येट केयरफुली, क्योंकि अगर आपकी लाइन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो आपके नेगोशिएशंस के ऊपर असर पड़ता है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस आर्ट। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके अंदर आता है कि हम लोग ब्रैकेट मैनेजमेंट को किस तरीके से करते हैं या कॉम्प्रोमाइज किस तरीके से करते हैं सीक्वेंसिंग को। अब हम लोगों को ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कहाँ पर हमारी जो ब्रैकेट्स होती हैं वो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं या टेक्निकली बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, मेरे पास अभी वो टेक्स्ट नहीं है जो कि मैंने सारी की सारी सीसीडी की प्लेनरी हॉल्स के अंदर मुझे मिले थे, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे टेक्स्ट वगैरह मेरे पास पाकिस्तान में, आई एम सो सॉरी मैं लेके आना भूल गया, बट मैं आपको बता देता हूँ कि यू हैव अ डॉक्यूमेंट लाइक दिस थिंग। कुछ जगहों पे हमारे पास ब्रैकेट्स होते हैं, लाइक इट कुड बी नॉट स्मॉल ब्रैकेट्स, लार्ज ब्रैकेट्स और मीडियम ब्रैकेट्स। तो आपको देखते हैं कि
ये जो एक ब्रैकेट डिफाइन होता है, अब हम लोगों को ये देखना होता है कि ये पॉलिटिकली इंसर्टेड है या टेक्निकली इंसर्टेड है। वी हैव टू नो कि कौन सा पॉलिटिकली कोर है हमारा ब्रैकेट का एंड कौन सा टेक्निकली ब्रैकेट का कोर है। लाइक अगर पॉलिटिकली होगा तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास मिनिस्टर्स की तरफ से डाला गया है। लेकिन अगर टेक्निकल है तो टेक्निकल से मुराद ये होता है कि साइंटिस्ट वगैरह ने भी इस बात पे जोर दिया हुआ है कि वी कैन मूव टुवर्ड्स दिस थिंग एंड वी कैन मेक दिस थिंग राइट। एंड हम लोगों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि लेट मी जस्ट ऐड अ पर्सन। एंड हम लोगों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग रिमूव कर सकते हैं इन टेक्निकल ब्रैकेट्स को, ताकि हम लोग मोमेंटम को जनरेट कर सकें। अब फिर हम बात करते हैं कोalition बिल्डिंग का या ब्लॉक स्ट्रेटेजी का। हम लोगों ने बात की थी ब्लॉक्स की, कि हमारे पास कुछ ब्लॉक होते हैं जो कि एक वेस्टर्न ब्लॉक होता है, एक ईस्टर्न ब्लॉक होता है, लाइक यूरोपियन ब्लॉक होता है। फिर एक हमारे पास ऐसा ब्लॉक होता है जो कि एक तरीके से नई चीज की नुमाइंदगी कर रहा होता है। एंड आने वाले वक्तों के अंदर कॉप्स के अंदर हमारे पास 3 ब्लॉक्स देखे जाएंगे। एक हमारे पास होगा वेस्टर्न ब्लॉक, जो कि होता है हमारे पास लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कनाडा होगा, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, उसके अंदर ब्राजील हो सकता है, लाइक लैटिन अमेरिका एंड कनाडा वाली साइड। एंड इफ यूएस रिकॉग्नाइजेस क्लाइमेट चेंज एंड ऑल द थिंग्स एंड दे गेट बैक, तो उसके अंदर वो भी होगा। फिर एक होगा हमारे पास ब्लॉक जो कि होगा ईस्टर्न ब्लॉक। ईस्टर्न ब्लॉक के अंदर होंगे हमारे पास चाइना होंगे, हमारे पास रशिया होंगे, हमारे पास इंडिया हो सकते हैं। क्योंकि देखो, जो देर इज चाइना, देर इज इंडिया, वहां पे हमारे पास उनके दरमियान में एक तरीके से बहुत सारी टेंशन होती हैं, बट स्टिल if they want to make money, if they want to make their economy strong, they can come towards a bigger and good thing। फिर हमारे पास उस ब्लॉक के अंदर बाकी डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज आ सकती है। एंड जो थर्ड ब्लॉक आ सकता है वो आ सकता है मुस्लिम ब्लॉक का, मुस्लिम ममालिक कंट्रीज का, इस इन कॉप्स के अंदर भी। हालांकि यूनाइटेड नेशंस के अंदर तो हमारे पास ये तीनों ब्लॉक्स अभी आना स्टार्ट हो गए हैं, बट इस कॉप के अंदर भी आपको ये चीज नजर आएगी कि हमारे पास डिफरेंट मुस्लिम ममालिक के दरमियान में आप कह लें नेगोशिएशंस होंगी, प्रोजेक्ट्स बनेंगे। सो दिस इज लाइक दिस थिंग, आपको ब्लॉक स्ट्रेटेजी को देखना पड़ेगा। आप फॉर्म करते हो, आप एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हो नेगोशिएटिंग कॉलिशंस को, ताकि आपकी वॉइस को एम्पलीफाई कर सको आप, और आप बार्गेन कर सको, आपको लेवरेज मिले बार्गेनिंग के अंदर। फिर आपके पास आता है बायलेटरल शटल डिप्लोमेसी, कि इसके अंदर आप बहुत ही आराम से, किसी को ना पता चले, वन ऑन वन टॉक्स करते हो सेशंस के दरमियान, बाइलेटरल टॉक्स, जिसके अंदर सिर्फ आप होते हो और लाइक देयर इज ओनली पार्टी ए एंड पार्टी बी। एंड वो आप जो टॉक्स कर रहे होते हैं बहुत ही आराम से चुप लाइक एक तरीके से साइलेंस के अंदर कर रहे होते हो, ताकि आपका जो कॉम्प्रोमाइज लैंग्वेज है आप उसको टेस्ट कर रहे होते हो फॉर्मल प्रपोजल बनाने से पहले। कि अगर तो पार्टी ए और पार्टी बी मान चुके हैं, दे आर गेटिंग रेडी, तो वो अपने फॉर्मल प्रपोजल के अंदर लिखेंगे कि यस, वी यूजुअली अलाइन विद पार्टी ए और पार्टी बी एंड वी यूजुअली डू नॉट थिंक कि पार्टी सी इज राइट। पार्टी सी को पता चले बगैर आप देख रहे होते हो, बात कर रहे होते हो। उसके बाद आते हैं चेयर एंगेजमेंट, की चेयर की क्या है, किस तरीके से एंगेजमेंट होती है, जो कि ज्यूरी होती है हमारे पास, जज होते हैं, एंड किस तरीके से फ्रेंड्स ऑफ द चेयर यूजुअली बात कर रहे होते हैं आपस में। तो इनका एक ना ये लोग डेवलप कर रही होती हैं, फॉस्टर कर रही होती है वर्किंग रिलेशनशिप को चेयर के साथ, जो फ्रेंड ऑफ द चेयर होते हैं, लाइक मिनिस्टर्स होते हैं आपके। इसके अंदर फ्रेंड्स आपस में ग्रुप्स बनाते हैं, पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल ग्रुप्स बनाते हैं, वो पैकेजिंग करते हैं, प्रपोजल्स बनाते हैं, एंड वो अपने साथ टेक्निकल टीम लेकर आते हैं अपने कंट्रीज से, और उसके अंदर वो डिसाइड करते हैं कि क्या फाइनल कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि लाइक कल रात से बात चल रही है कि COP30 के अंदर हमारे पास जो लास्ट डे है, लास्ट डे के अंदर बहुत सारी बातें हो रही हैं, जिसके अंदर 30 या 30 से ज्यादा कंट्रीज के जो हमारे पास बिजनेस सेक्टर है, उन्होंने बात ही नहीं की फेजिंग आउट फॉसिल फ्यूल से। लाइक वो अपने फाइनल ड्राफ्ट के अंदर फॉसिल फ्यूल का जिक्र भी नहीं करते राइट नाउ। तो इट विल यूजुअली टेक अस आई गेस मजीद सम मोर और पाकिस्तानी आई गेस दोबारा से 2-3 बज जाएंगे रात के, कि हमारे पास एक खास वो आए, टेक्स्ट आए, एक फॉर्मल टेक्स्ट आए इस साल की कॉप का, क्योंकि 30 या 30 से ज्यादा कंट्रीज ने बैकआउट कर दिया था इस चीज के बारे में। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आता है टाइम एंड एजेंडा, कि किस तरीके से टाइम को देखा जाता है और एजेंडा के प्रेशर टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया जा रहा होता है। बहुत सारी डेडलाइंस आती हैं, मैंडेट के रेफरेंसेस डाले जाते हैं, रिमाइंडर्स दिए जाते हैं, ताकि रेजोल्यूशन एक्सेलरेट हो सके। या फिर आप अगर तो एक खास
एम को नहीं फॉलो करना चाह रहे होते, तो आप डिफेंसिवली बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता करके चीजों को लेकर चल रहे होते हो, ताकि आप एक रश्ड कॉन्सेशन की तरफ उसको अवॉइड करो। आप बहुत लाइक अगर तो डेडलाइन है तो अगर तो आप उस चीज़ को अचीव करना चाहते हो, अगर आपका वो एम है कि यार लेट्स सपोज पाकिस्तान या लाइक सॉरी लेट्स सपोज चाइना नीड्स टू प्रोड्यूस या चाइना wants to invest more in renewable sector, तो and deadline करीब आ रही है, so the Chinese bloc and the Chinese representatives will try their best to make a draft जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर या रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बात करे, एंड वो फौरन से अपने रेजोल्यूशन को एक्सेलरेट करवाएगा, तेजी से करवाएगा, ताकि वो उनका जो प्रपोजल है वो यूएनएफसीसीसी के सामने पेश कर सके। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन हुकूमत है जो कि एमिशन कर रही है, एंड अब उन्होंने अपने एमिशंस को रिड्यूस करना है, लेकिन वो नहीं चाहते कि एमिशन रिड्यूस हो, तो वो डिफेंसिवली लेके चलेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता करके लेके चलेंगे, वो अपने एमिशन टारगेट्स को कहेंगे कि वी विल रिड्यूस इट टू 2% और 3%, बट वो जो कहते हैं ना कि लार्जर गैप, वो उसको कम नहीं करेंगे, वो डिफेंसिवली लेके चलना चाह रहे होते हैं कि दुनिया को लगे हम काम तो कर रहे हैं बट नॉट एट दैट मच स्पेस। तो ये हमारे पास टाइम एंड एजेंडा प्रेशर टेक्टिक्स होती है, एंड एक कॉप हमारे पास मैक्सिमम 12 दिन तक चलती है। तो टाइम की कमी की या टाइम की किल्लत की वजह से भी ये दे आर वेरी स्मार्ट कि किस चीज़ को हम लोगों ने फौरन से प्रेजेंट करवाना है, किस चीज़ को हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता करके लेके चलना होता है। फिर हमारे पास होता है एक्टिव लिसनिंग एंड रीफ्रेमिंग, कि हम लोग रीस्टेट करते हैं पार्टीज के कंसर्न्स को, ताकि हम देखें कि ओवरलैपिंग कहाँ पर आ रही है। हम दोबारा से रीफ्रेम कर रहे होते हैं टेक्निकल टर्म्स को या इम्प्लीमेंटेबल टर्म्स को, लाइक वो वाली टर्म्स जिनको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जा सकते हैं, या वो टर्म्स जो कि हम लोग टेक्निकल टर्म्स उनको कंसिडर करते हैं, हम उस चीज को दुनिया के सामने लेकर आए कि दुनिया की जो बाकी कंट्रीज हैं वो भी हमारे साथ पार्ट ले सकें एंड हमारे साथ बात कर सकें इस चीज के ऊपर। फिर आता है एक तरीके से एविडेंस एंड नंबर लिटरेसी, कि इसके अंदर डेटा को एक तरीके से डेटा हमारा बहुत जरूरी होता है, एंड कंट्रीज आपस में जब बात कर रहे होते हैं, प्रपोजल्स बना रहे होते हैं, तो ये दे यूजुअली रिप्रेजेंट डेटास with each other. They usually represent finance models, they usually represent cost estimation, and they usually represent measurable indicators. और अभी अगर हम बात करें COP30 के अंदर, तो इम्प्लीमेंटेशन मेजरेबल आउटकम्स के लिए इस चीज के ऊपर एम्फसाइज किया जा रहा होता है कि फाइनेंस को हम लोग देखें, हम एमिशन को देखें, हम एडेप्टेशन के इंडिकेटर्स को देखें। एंड अभी हम बात करें थे एडेप्टेशन के इंडिकेटर्स को, तो कंट्रीज जो है वो ग्लोबल गोल और एडेप्टेशन जीजीए जिसको हम बात कर रहे होते हैं उसके इंडिकेटर्स के लिए भी वो कह रहे हैं कि देयर शुड बी मोर देन 100 इंडिकेटर्स जो कि हम लोगों को इंडिकेट करवा सकें कि वी आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक टुवर्ड्स एडेप्टेशन। तो ये चीज आती है इन तमाम चीजों के अंदर, एंड यू हैव टू मेक योर पोजीशन स्ट्रांग विद योर डाटा। सो आपका पास अगर स्ट्रांग डाटा होगा, so it will be very helpful for you to make the negotiations by being the representative of your nation or by being the representative of this or that organization. और अभी जिस तरीके से भी कल आप लोगों की सिमुलेशन है, तो जब आपके लोगों के पास एक सब्सटेंशियल डाटा होगा, एक अच्छा डाटा होगा, तो देन यू कैन रिप्रेजेंट योर स्टांस एट अ वेरी ग्रेटर थिंग। आपके पास इतनी सारी एविडेंसेस होंगी, आपका स्टांस बहुत अच्छा होगा, एंड इट विल बी नॉट दैट मच, आपके पास ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आपका स्टांस। सो दिस इज द थिंग, एंड आपको एक तरीके से अपने स्टांस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें एक और चीज की, तो उसके अंदर आता है कि टेक्निकल मूव्स कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं आप, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात की थी किस चीज की, अब हम लोगों ने पहले बात की थी कि कौन से कोर प्रोसीजरल स्किल्स होनी चाहिए। अब हम बात करें कि करते हैं कि टेक्टिक्स कौन कौन से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देर आर सम थिंग्स लाइक कोर प्रोसीजर्स, देर आर सम थिंग्स लाइक टेक्टिक्स जो कि आप कॉप के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं टू लाइक मेक योर नेगोशिएशंस कंप्लीट या उसको प्रोग्रेस में आप लाने के लिए। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि कोर प्रोसीजर लाइक टेक्टिक्स कौन कौन से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये होता है कि फर्स्ट डे जो आपका पहला पहला दिन होता है कॉप के अंदर, आप अपनी अर्ली स्ट्रेटेजी सेशन करते हो, आप एक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हो, आप ये देखते हो कि कौन आपका एलाई हो सकता है, कौन आपका
ओपोनेंट हो सकता है। आप रेड लाइंस को सेट करते हो कि ये वाला जो हमारा एम है ये रेड लाइन है, लाइक अगर इस पे किसी ने हमसे बात की तो हम इसके ऊपर नॉन नेगोशिएबल है, हम इसके ऊपर नेगोशिएट नहीं कर सकते। एंड ये वाले जो हमारी एरियाज है हम इसके ऊपर नेगोशिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज योर अर्ली स्ट्रेटेजी सेशन। आप अपनी मैपिंग कर रहे होते हो कि इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते। उसके बाद आता है आपका ओपनिंग इंटरवेंशन। आप शॉर्ट पोजीशन पेपर को ड्राइव करते हो, आप एक तरीके से एक शॉर्ट पोजीशन पेपर लिखते हो जिसके अंदर आप ये बताते हो कि आपकी फर्स्ट इंटरवेंशन कौन सी होती है ताकि आप फ्रेमिंग सेट कर सको। उसके बाद होता है कि आप कॉन्टेक्ट ग्रुप्स को यूज में लाते हो, आप अपने ड्राफ्टिंग टेक्स्ट को अमल में लाते हो, आप उसके ऊपर वर्क कर रहे होते हो, आप स्पेसिफिक लाइन एडिट्स बना रहे होते हो, एंड आप ब्रिज कर रहे होते हो टेक्स्ट को, और आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हो चेयर के फ्रेंड्स मतलब कि अपने मिनिस्टर्स से, अपने रिप्रेजेंटेटिव से कि वो भी पॉलिटिकली इस चीज को देखें, स्टडी करें कि किस तरीके से दे वांट टू रिप्रेजेंट देयर टेक्निकल सॉल्यूशंस जो कि उनके ड्राफ्टिंग ग्रुप ने बनाए हुए हैं वाया देमसेल्व्स। लाइक आपका, लाइक मैं एक तरीके से अगर पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो मैंने टेक्निकल सोल्यूशन बना लिया। अब मैं ये हमारे मिनिस्टर को दूंगा कि वो पढ़ें एंड वो देखें कि किस तरीके से ये इस टेक्निकल सोल्यूशन को ही और शी विल प्रेजेंट in front of the whole UNFCCC and other nations politically। तो ये उनको भी चाहिए कि वो देखें, एक दफा नहीं तो दो दफा देख लें कि किस तरीके से वो पॉलिटिकली देखेंगे, क्योंकि इससे इस इसको पढ़ने से आपके कंट्री के अंदर एक स्ट्रेंथ आती है। एंड लाइक जब आप बोल रही होती हो तो इट फील्स लाइक योर कंट्री इज प्रिपेयर्ड टुवर्ड्स मेकिंग दिस थिंग अचीवेबल। उसके बाद आप करते हो कॉम्प्रोमाइज ऑफर्स। लाइक आपके पास प्लान ए होता है, प्लान बी होता है, प्लान सी होता है। आपके पास प्लान ए जो होता है वो होता है आपका प्रेफर्ड प्लान। अब जो आपका प्लान बी होता है वो होता है आपका कॉम्प्रोमाइज प्लान। अब जो प्लान सी होता है वो होता है आपका फॉल बैक कि वापस आ जाओ, पीछे हट जाओ, नॉन नेगोशिएबल है। आप ऑफर करते हो अपना प्लान ए को सबसे पहले, लाइक आप अपनी लैंग्वेज के साथ, प्रोफेशनल लैंग्वेज के साथ। प्लान ए ऑफर नहीं होता तो आप कॉम्प्रोमाइज करने की तरफ आते हो, प्लान बी की तरफ जाते हो। लेकिन अगर उसके ऊपर भी काम नहीं हो रहा होता तो फिर आप फॉल बैक कर लेते हो कि नहीं, नाउ वी कैन नॉट नेगोशिएट, वी आर नॉट इन दैट स्टेट और इन दैट एट दैट लेवल टू नेगोशिएट विद यू, तो यू फॉल बैक। उसके बाद आपको देखना होता है कि किस तरीके से आप किस वक्त के ऊपर हाई लेवल सेगमेंट्स के अंदर एस्केलेट कर सकते हो, आप किस तरीके से अपने पॉलिटिकल स्टांस को स्ट्रेंथन कर सकते हो। सो यू हैव टू लुक एट द वेरी राइट टाइम। अगर तो आपका जो पॉलिटिकली विंग है वो स्ट्रांग है, आपके मिनिस्टर्स बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपके स्टांस को, तो आपके जो टेक्निकल ग्रुप्स हैं अगर तो वो किसी जगह पे स्टक हो जाते हैं तो पॉलिटिकली आपका मिनिस्टर आपको हेल्प कर सकता है थोड़ा सा टाइम को बाय इन करने के लिए। योर मिनिस्टर कैन से कि वी कैन we are making this thing, we have a very good stance on this thing, but I would like to request in front of the chair of UNFCCC कि we need और वन डे मोर टाइम। एंड आपकी चेयर फिर आपको एक टाइम और दे देता है एंड आपके टेक्निकल ग्रुप्स को एक दिन का टाइम मिल जाता है कि वो जिस जगह पे स्टक थे वो उस जगह पे एक दिन मजीद टाइम के साथ काम कर सकते हैं। सो इसके अंदर आपका फिर मिनिस्टर भी आपको हेल्प कर सकते हैं कि लाइक अगर हम लोग इसको इस तरीके से कर लें, थोड़ा सा नॉन नेगोशिएबल कर लें, तो योर मिनिस्टर कैन आल्सो हेल्प इन दैट टाइम। उसके बाद आप पैराग्राफ बनाते हो। लाइक अगर आपका जो इशू है जहाँ पे आप फंस जाते हो तो आप उस पैराग्राफ को अपने पूरे प्रपोजल से पहले आइसोलेट करते हो, आप उसके ऊपर नेगोशिएट करने की कोशिश करते हो कि अगर हमारे पास एक छोटा ड्राफ्टिंग प्रपोजल है उस पैराग्राफ के अलावा, तो क्या हम लोग पहले पूरी हमारे बाकी कंट्रीज इसके ऊपर राजी हो जाएंगे? अगर तो राजी हो जाएंगे तो फिर ठीक है, लाइक कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आप अपने प्लान बी की तरफ लेके जा रहे हो। लेकिन अगर राजी नहीं होंगे तो हम लोग कोशिश ये करेंगे जो हमारा हमने पैराग्राफ निकाला है हम उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे। सो आपके पास दो चीजें होती हैं, आपके पास दो पहलू होते हैं। उसके बाद होता है कि आपका जो ऑब्जर्वर लेवरेज होता है आप उसको भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो। जो एनजीओज, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारे पास एक तरीके से टेक्निकल ब्रीफ्स को लेकर आती हैं, पब्लिक प्रेशर को लेकर आती हैं, आप उसको भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो। आप उनको भी इस्तेमाल करते हो साइड इवेंट्स के अंदर, ताकि आप उनके साथ जॉइंटली प्रेजेंट कर सकते हो, उनका भी एक तरीके से वोट ले सकते हो अपने प्रपोजल को एक्सेप्ट करवाने के अंदर पूरे प्लेनरी हॉल के अंदर।
अब अगर हम बात करें इसके बाद कौन कौन से हमारे पास फिजिकल टूल्स आ सकते हैं या डिजिटल टूल्स आ सकते हैं कि जो नेगोशिएटर यूज कर सकते हैं, वो ये आता है कि हमारे पास UNFCCC का नेगोशिएटिंग टेक्स्ट की पीडीएफ्स होती है हमारे पास, जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। कि UNFCCC ने अपनी वेबसाइट के ऊपर लॉन्च की होती हैं कि ये हमारे पास एक तरीके से टेक्स्ट है जो कि पिछली कॉप्स के अंदर पूरी की पूरी लाइक एग्री हुए थे, एंड वी कैन यूज दोज थिंग एज बीइंग नेगोशिएटेड। उसके बाद होता है शेयर्ड कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि दो कंट्रीज आपस में शेयर करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। डेलीगेशंस अपने इंटरनल कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? ताकि वो प्रपोजल्स को कलेक्ट कर सकें, वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा जो टॉपिक है या कौन सा पैराग्राफ, कौन सी लाइन उनकी रेड लाइन है, एंड सजेस्ट करते हैं डेलीगेशंस आपस में एक दूसरे को कि कौन सी लैंग्वेज को कॉम्प्रोमाइज तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका मैट्रिक्स या इश्यूज टेबल। आपका एक पेज डॉक्यूमेंट होता है जिसे आपको नाम देते हो मैट्रिक्स मैपिंग पैराग्राफ। इसके अंदर पार्टीज सपोर्ट करती हैं एक दूसरे को या अपोज करती हैं, एंड फिर सजेस्ट करती हैं कि इस चीज के अंदर हम लोग इसको कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, एंड इस चीज को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। और आपका ये वाला जो आप कह लें मैट्रिक्स टेबल होता है, इसके अंदर जो आपके ग्रुप मेंबर्स होते हैं या जो ग्रुप होता है वो बहुत ही छोटा होता है। लाइक देयर विल बी हार्डली 6 to 7 पीपल। वैसे आपके जो डेलीगेशन होते हैं उस डेलीगेशन के अंदर आपके पास 14-28 पीपल्स भी आ सकते हैं, पर्सन भी आ सकते हैं, लेकिन जब आपका ये छोटा ड्राफ्टिंग ग्रुप होता है ये बहुत ही छोटा होता है, लाइक मैक्सिमम 6 to 7 पीपल का ब्लॉक होगा इसके अंदर। उसके बाद आप एक तरीके से एक पेज की ब्रीफिंग देते हो अपने मिनिस्टर्स को, या जो आपके एक्सेलेंसीज होते हैं, जो आपके एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं आपकी नेशन की तरफ से, आप उनकी तरफ से उनको कहते हो कि आप एक तरीके से एक पेज की ब्रीफिंग्स बनाएं। आप कि ये आपकी डिमांड है, ये आपकी कंट्री की डिमांड है, एंड दिस आपको ये कहा जाता है कि 30 सेकंड के टाइम के अंदर यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस थिंग। ये आप अपने मिनिस्टर को कहते हो या अपने हेड नेगोशिएटर को कहते हो, एंड आपके जो मिनिस्टर होते हैं या हेड नेगोशिएटर होते हैं वो ये कहते हैं कि वी डिमांड दिस थिंग, दिस इज और आस्क। और वो आपका मिनिस्टर या हेड नेगोशिएटर 30 सेकंड के अंदर पूरे हॉल के सामने कोशिश कर रहा होता है कि हम लोग 30 सेकंड के अंदर इसको प्रेजेंट कर दें, क्योंकि अमूमन 30 सेकंड का वैसे टाइम मिलता होता है प्लेनरी हॉल के अंदर। एंड जब आपके पास लास्ट डे होता है तो जब वो आपको टाइम ज्यादा मिलता है, लाइक लास्ट डे जब हमारे पास डॉक्यूमेंट बनकर आता है तमाम कंट्रीज की तरफ से, तो हतमी फैसला या हतमी वोटिंग की जा रही होती है। एंड एक एक लाइन को पढ़ के ये कहा जा रहा होता है कि अगर किसी कंट्री को अभी भी कोई गिला है या दे अपोज, तो ही और शी फ्रॉम दैट कंट्री कैन रेज हिज और हर वॉइस। एंड फिर वो कंट्रीज आपस में लाइक अपने वॉइस को रेज करते हैं, दे यूजुअली गेट अ टाइम ऑफ 3 मिनट्स और 4 मिनट्स। तो ये चीज होती है। उसके बाद होता है फिर आपके अंदर रियल टाइम डैशबोर्ड्स या टेक्स्ट कंपैरिजन टूल्स। डिफरेंट टूल्स होते हैं जो कंपेयर करते हैं आपके वर्जन को, या हाईलाइट करते हैं कि ये चीज को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। सो यू कैन ऑल्सो यूज दोज थिंग्स एज वेल। और अगर हम अभी बात करें तो यू कैन ऑल्सो आप फाइनेंस के भी टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हो, आप फाइनेंशियल टूल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके अंदर आप ये देखते हो कि कहाँ पे हम लोग फंड को यूज कर सकते हैं, ये हमारा स्टेज्ड फाइनेंस्ड इंस्ट्रूमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके बाद होता है कि आपका पोजीशन पेपर का जो टेम्पलेट होता है जो आप रिप्रेजेंट करते हो इन द स्टार्ट, जो आपकी अपने डेलीगेशन के लिए होता है, आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हो। उसके अंदर सबसे पहले आपका आता है हेडर। हेडर के अंदर आता है आपका डेलीगेशन का नाम, आपका इवेंट आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपका इवेंट है COP30, आपका इवेंट है COP30, फिर आप कॉमा लिखते हो, फिर आप अपना एजेंडा आइटम लिखते हो। एजेंडा आइटम क्या हो सकता है? वो आपका टॉपिक हो सकता है। इट कुड बी limiticizing the 2 degree Celsius markup. It could be like limit the article 6.4 of carbon markets. It could be any agenda item. और फिर स्लैश आज की डेट लिखते हो, ये आपका हेडर हो जाता है। उसके बाद आता है आपका वन लाइन पोजीशन पेपर, वन लाइन पॉलिटिकल पोजीशन, कि वी सपोर्ट या वी अपोज दिस थिंग। और ये मैक्सिमम होती है आपकी 20 to 25 वर्ड्स की लाइन।
एक लाइनर होता है, लेकिन वो आपका पॉलिटिकल स्टांस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसके बाद जब आपने अपना पॉलिटिकल स्टांस को रिप्रेजेंट कर लिया, तो तब फिर आप अपने थ्री की टेक्निकल पॉइंट्स देते हो। वो की जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं वो यूजुअली बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में हो सकते हैं, लाइक वो स्पेसिफिक पैराग्राफ्स हो सकते हैं, या वो सजेस्ट करते हैं ड्राफ्ट की लैंग्वेज को। और फिर उनकी टेक्निकल पॉइंट्स के बाद आप एक इम्प्लीमेंटेशन आस्क देते हो। और वो भी एक एक लाइनर होता है कि हम जो जो हमारी आस्क है वो फाइनेंस की मद में हो सकती है, जो हमारी आस्क है वो टाइमलाइन की मद के अंदर हो सकती है, जो हमारी आस्क है वो मिटिगेशन या एडेप्टेशन की इंडिकेटर की रिक्वेस्ट हो सकती है। इट कुड बी लाइक दिस थिंग। उसके बाद फिर आपका जो पूरा का पूरा प्रपोजल आता है, आप उसको कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हो। लाइक आप किस तरीके से करते हो कि आप अल्टरनेटिव देते थे अपने पोजीशन पेपर के अंदर, कि फर्स्ट का जो आपका लाइक ऑप्शन ए है, वो आपकी प्रेफर्ड वर्डिंग है कि आप इसके ऊपर अगर तो आप आना चाहते हैं तो हम लोग रेडी हैं। लेकिन ऑप्शन बी भी आप देते हो, जो आपकी आपकी कॉम्प्रोमाइज वर्डिंग होती है कि इफ यू डू नॉट एग्री विद द प्रेफर्ड वर्डिंग ऑफ like option A, then you can also agree with the option B. We are also looking forward to seeing you agree with option B as well. So आपके पास आप अपने compromise proposals भी डालते हो उस position paper के अंदर। और फिर आप अपने तीन एक तरीके से डेलीगेशंस का कांटेक्ट देने की कोशिश करते हो, या थ्री डेलीगेशंस को लिस्ट डाउन करते हो, जिसके अंदर आप ये कहते हो कि आप किससे बात करना चाहते हो और क्यों बात करना चाहते हो। ये आपका पोजीशन पेपर का टेम्पलेट होता है। लाइक यू हैव मेड योर कॉम्प्रोमाइज प्रपोजल। अब आप लिख सकती हो कि यू वांट टू टॉक टू इजिप्ट, यू वांट टू टॉक टू केएसए, यू वांट टू टॉक टू कतर। क्यों? क्योंकि might be they are good on limit sizing, might be they are good on the research side, might be they are good on reducing their emissions. It's up to you. उसके बाद फिर आप एक तरीके से क्या कह सकते हैं उसके अंदर, फिर अगर हम बात करें तो फिर एक और बात आती है कि किस तरीके से आप ड्राफ्ट करते हैं अपनी कॉम्प्रोमाइज की लैंग्वेज को। अभी हम लोगों ने बात की ना कि हम लोग ऑप्शन ए भी बनाते हैं और ऑप्शन टू भी बना ऑप्शन बी भी बनाते हैं। तो फिर उसके अंदर ये आता है कि आप अपनी पॉलिटिकल डिमांड को ऑपरेशनल वर्ब्स के अंदर चेंज करते हो, कन्वर्ट करते हो, जिसके अंदर ये आता है कि शुरुआत में हम लोगों ने बात की थी ना कि वी सपोर्ट, जो आपका 20 वर्ड्स का डॉक्यूमेंट था उसके अंदर फर्स्ट लाइन है। तो फिर आप ये कहते हो कि आप सपोर्ट के वर्ड को चेंज कर देते हो इनटू सम अदर आस्क के वर्ड के अंदर, कि लाइक वी प्रोवाइड फाइनेंस थ्रू concessional loans slash grants with this thing or this thing, with 70% with 70% रिसोर्स हेल्प लाइन, लाइक हेल्प के साथ, या टेक्निकल रिसोर्स विद 60% रिसोर्स। ये उसकी टाइमलाइन हो सकती है फॉर 3 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स। तो ये चीज होती है। फिर आप अपने जो स्टेब्लिश्ड फ्रेमवर्क्स होते हैं आपके, आप उसका भी हवाला कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यू कैन ऐड द आर्टिकल 2 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, जो कि लिस्ट डाउन कर रहा होता है एडेप्टेशन और मिटिगेशन को। आप एग्जिस्टिंग फंड्स के फ्रेमवर्क को रेफरेंस के तौर पे ऐड कर सकते हो। अपने आपने पोजीशन पेपर को या कॉम्प्रोमाइज लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करना होता है इस वजह से। फिर अगर आप बात कर रहे होते हो तो आप ये देखते हो कि आपकी जो टेक्निकल डिटेल है वो सेंसिटिव है या नहीं। आप ये भी लिख सकते हो कि आप अपने फिर आप फेस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, कि आप ये कह सकते हो कि वी एनकरेज या वी रिक्वेस्ट द सेक्रेटेरिएट टू डेवलप, या फिर बाय दिस डेट वी रिक्वेस्ट द सेक्रेटेरिएट टू रिव्यू। और जब आप एक तरीके से ये तीनों चीजें कर लेते हो, तो फिर आप अपने जब इम्प्लीमेंटेशन क्लॉज की तरफ आते हो या टाइमलाइन की तरफ आते हो, तो फिर आप ये देखते हो कि आपका जो टेक्स्ट है वो एक्शन की तरफ आपको लेके जा रहा है या एस्पिरेशन की तरफ लेके जा रहा है। ये आप देखने की कोशिश करते हो, क्योंकि इस ये वाली जो कॉप थी इसको कहा जा रहा था कॉप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। एंड अगर हम इम्प्लीमेंटेशन को देखना चाह रहे हैं तो इम्प्लीमेंटेशन का लुग भी माइन हो जाता है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स एक्शन साइड। तो आप ये देखने की कोशिश करते हो कि जो आपका इम्प्लीमेंटेशन क्लॉज है, इज इट इंडिकेटिंग दैट वी आर डूइंग द वर्क, और इज इट सेइंग लाइक वी एम टू डू द वर्क। डूइंग द वर्क और एम टू डू द वर्क के अंदर बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग एज वेल।
फिर जो अभी हमारे पास लेटेस्ट, अगर मैं बात करूं या मोस्ट यूज नेगोशिएशन स्किल्स की बात करें कॉप 30 के अंदर, तो ये हो सकता है कि एक्शन और इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमिंग की बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी। कॉप 30 की जो प्रेसिडेंसी थी उन्होंने एम्फोसाइज किया था कि हम लोग प्लेजिस से मूव करें टुवर्ड्स पैकेज फंडेबल प्रोजेक्ट्स की तरफ मूव करें, हम लोग बार्गेनिंग को शिफ्ट करें टुवर्ड्स ऑपरेशनल कमिटमेंट की तरफ लेके चलें, हम लोग एक तरीके से पब्लिक ट्रांसपेरेंसी और टैक्स ट्रैकिंग को देखें, हम पब्लिक ट्रांसपेरेंसी को भी इस्तेमाल करें, प्रेशर को अप्लाई करने के लिए हम रियल टाइम पब्लिक ट्रैकर्स को इस्तेमाल करें, ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करें जो कि पब्लिक को बताएं कि रियल टाइम इस हॉप के अंदर ये चीज़ हो रही है नहीं हो रही। फिर हम इस्तेमाल करें ब्रॉडर रोल ऑफ नॉन पार्टी एक्टर्स का या मल्टी स्टेक होल्डर एक्शन कोलिशंस का, लाइक एक तरीके से जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट नॉन पार्टी एक्टर्स एंड मल्टी स्टेक होल्डर जो हमारे पास होते हैं, एक्टर्स होते हैं, वो आपस में आए एंड उनका भी रोल इंटेंसिफाई हो, दे कैन ऑल्सो डू projects with each other, they can also help their countries to make pledges। फिर आप फोकस करो टूवर्ड्स मेजरेबल एडेप्टेशन इंडिकेटर्स एंड फाइनेंस रोड मैप्स, जिसके अंदर बात ये दरअसल की जा रही होती है कि कॉप 30 जो है वो कंसंट्रेट करती है एडेप्टेशन के मैट्रिक्स के ऊपर, एंड मूव आपको कोशिश कर रही होती है कि आप फाइनेंस गोल की तरफ मूव करो। एक रोड मैप बनाया जाए जो कि ये बताए कि क्वांटिफाइड आप फाइनेंस गोल की तरफ लेके जा रहे हो। सो ये इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात की जा रही होती है। एंड फिर एक और चीज़ के ऊपर बात की जा रही होती है जो कॉप 30 के अंदर की जा रही है, वो ये है कि यूज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, आप अपनी पायलट लैंग्वेज को इस्तेमाल करो टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन साइड की तरफ लेकर आओ, ताकि जो आपके एम्बिशन के गैप्स आ रहे थे ना कि आपने पिछली कॉप्स के अंदर पूरा का पूरा अचीव नहीं किया, आप उसको कम कर सको। तो आप अपने इम्प्लीमेंटेशन क्लॉज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। वही बात जो कि हम लोगों ने पिछली जिक्र की थी। उसके बाद और क्या हो सकता है, अगर हाँ, यू कैन ऑल्सो लाइक मेक अ चेक लिस्ट, नेगोशिएटेड चेक लिस्ट के कॉप से पहले पहले आप अपनी चेक लिस्ट बना सकते हो, आप अपना एक पेज का पोजीशन पेपर बना सकते हो, 30 सेकंड की साउंड बाइट बना सकते हो। साउंड बाइट वही है जिसके अंदर लाइक आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा एंड आप ये बताने की कोशिश करते हो कि वी आस्क फॉर दिस थिंग इन 30 सेकंड्स। आप 30 सेकंड का साउंड बाइट प्रिपेयर कर सकते हो, आप एक पेज पोजीशन पेपर प्रिपेयर करते हो और एक पेज मिनिस्टर ब्रीफ प्रिपेयर करते हो, जिसके अंदर आपके मिनिस्टर को ब्रीफ करना करना होता है पूरी की पूरी मीडिया को या UNFCCC को। और आप अपने बायलेटरल कोलिशंस के लिए, कोलेबोरेशंस के लिए 5 प्रायोरिटी डेलीगेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम इन 5 कंट्रीज के साथ तो जरूर कोशिश करेंगे काम करने के लिए। कि कॉप से पहले की आपकी चेकलिस्ट होती है, कॉप के अंदर हर दिन आपकी चेकलिस्ट चेंज हो सकती है कि मॉर्निंग के अंदर आप स्कैन करते हो कि आपके जो नेगोशिएटिंग टेक्स्ट था तो वो अपडेट हुआ या नहीं हुआ, आपके जो ब्रैकेट्स थे वो अपडेट हुए या नहीं हुए। ड्यूरिंग द सेशन आप ये कोशिश करते हो कि आप प्रपोजल्स को लाइन बाय लाइन रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हो, आप बाईलेटरल जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप उसको प्रॉपर्ली देखने की कोशिश करते हो एंड आप उसको ड्राफ्टिंग टेक्स्ट की तरफ लेके आने की कोशिश करते हो। एंड इवनिंग के अंदर आप अपडेट कर रहे होते हो एक दूसरे को, अपना जो आपका इंटरनल डेलीगेशन होता है उसको आप एक दूसरे को अपडेट करने की कोशिश करते हो कि आपका जो डॉक्यूमेंट था जो आप लोग बना रहे हो एक तरीके से वो कहाँ तक पहुंचा है। एंड फिर आप नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो कि इवनिंग के अंदर आप हम लोगों का काम यहाँ तक खत्म हो गया एंड नाउ नेक्स्ट डे वी कैन प्रिपेयर लाइक दिस थिंग। तो ये चीज होती है। और क्या चीज हो सकती है जो कि मैं भूल रहा हूँ, सिमुलेशन टिप्स अगर मैं आपको देना चाहूँ तो वो ये होती है कि चेयर की इंटरवेंशन का प्रैक्टिस करो। किस तरीके से अंडर टाइम के अंदर जब टाइम की कमी होती है, तो टाइम का प्रेशर दिया जा रहा होता है, तो आप अपनी वर्डिंग्स को किस तरीके से चेंज करते हैं आप उसको प्रैक्टिस किया करना वैसे। एंड यू कैन रोल प्ले एज वेल, सिमुलेशन के अंदर हम लोग रोल प्ले कर रहे होते हैं कि तो कल की जो सिमुलेशन है उसके अंदर यू विल बी एबल टू रोल प्ले एज वेल। फिर अगर हम सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज के अंदर यू कैन लाइक यू कैन लुक फॉरवर्ड टू UNFCCC कॉप 30 का जो ऑफिशियल पेज है, यू कैन लुक फॉरवर्ड टू UNFCCC की जो न्यूज़ हमारे पास आती है वहां से आप उसको देखने की कोशिश कर सकते हो। आप न्यूटी राव डिसीजन को देखने की कोशिश करते हो। और अगर आप डीपली स्टडी करना चाहते हो पूरे पूरे चीज को, तो मैं आपको ये स्टडी करूंगा कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 5 स्टेप्स के अंदर आप पूरी की पूरी कॉप को
मास्टर बन सकते हो नेगोशिएटिंग के अंदर। समराइज करता हूँ मैं पूरे के पूरे इस 1 घंटे की गुफ्तगू को 5 स्टेप्स के अंदर। नंबर 1 स्टेप, आप ऑब्जर्वर हैंडबुक को रीड करो, जो हर कॉप के अंदर अपडेट होती है यूनिट्रिपल की तरफ से। और आप कॉप 30 के एजेंडा को स्टडी करना, और आप ये देखना कि किस डोमेन के अंदर आप नेगोशिएटिंग टेक्स्ट की तलाश करना चाह रहे होते हो। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। आप एक पेजर पोजीशन पेपर को बिल्ड करने की कोशिश करो, उस ऑब्जर्वर हैंडबुक को देखकर, कॉप 30 के एजेंडा को देखकर, और उस नेगोशिएटिंग टेक्स्ट के मत के ऊपर देखते देखते हुए। और आप कन्वर्ट करो अपनी पॉलिटिकल आस्क को ऑपरेशनल टेक्स्ट के अंदर, कि दिस कंट्री आस्क फॉर दिस थिंग। अब आप उसको ऑपरेशनल टेक्स्ट की तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश करो कि वी प्रोवाइड, या वी मस्ट डू दिस। ये आपकी ऑपरेशनलाइजेशन की तरफ आ जाता है। फिर आप एक तरीके से प्रैक्टिस करो 90 सेकेंड्स की इंटरवेंशन को। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपकी गुफ्तगू की, आपकी बात के बाद यूनिट्रिपल के अंदर कोई और कंट्री उठ के आपसे बात सवाल कर सकता है। सो उस 90 सेकेंड के अंदर किस तरीके से यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, यू हैव टू प्रिपेयर। सो 90 सेकेंड का आपके पास प्रेशर हो सकता है, यू कैन जस्ट लाइक आप अपनी सिमुलेशंस के अंदर या आप अपनी रियल टाइम कॉप्स के अंदर भी लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब आपके पास 90 सेकेंड होते हैं तो यू कैन जस्ट गो टू द गूगल, सर्च फॉर दिस डॉक्यूमेंट, एंड वहां से आपकी लाइन उठा के देख सकते हो, एंड देन यू कैन प्रेजेंट दैट लाइन इनटू योर स्टांस एज वेल। कि लेट्स सपोज आपसे किसी ने बात की थी एमिशन कंट्रोल की तरफ, तो आप क्योटो प्रोटोकॉल की कोई लाइन उठा के उसका जवाब में उनको दे सकते हो, या पेरिस एग्रीमेंट की कोई लाइन उठा के उनके जवाब में उनको दे सकते हो। फिर ये है कि आप एक तरीके से ये भी देखने की कोशिश करो कि ड्राफ्ट कहाँ पे चेंज हो रहा है। और यस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स कि जो टॉप 3 फाइनेंस टर्म्स हो सकती हैं, आप उसको स्टडी करने की कोशिश करो, उनको प्रॉपरली लर्न कर लो। फॉर एग्जाम्पल कि और किस तरीके से हम उनको साइड करते हैं, तो उस चीज़ को भी देखने की कोशिश करना कि किस तरीके से हमारे पास फाइनेंस के टॉप टर्म्स हैं, हम उनको किस तरीके से, क्या उनका मायने होते हैं, हम उनको किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं कॉप 30 के अंदर। तो उस चीज़ को भी देखिएगा। कॉप 30 के अंदर जो फाइनेंस की टर्म इस्तेमाल की गई है वो सबसे ज़्यादा यूज हुई है पाइपलाइन का वर्ड जो है, पाइपलाइन की जो टर्म है फाइनेंस टर्म, वो सबसे ज़्यादा यूज हुई है कॉप 30 के अंदर। सो लुक फॉर द टॉप 3 फाइनेंस टर्म्स, बेशक टॉप 3 भी ना कहो तो टॉप 10 कर लो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फाइनेंस की टर्म्स कौन कौन सी हैं तो कॉप्स के इस्तेमाल कॉप के अंदर इस्तेमाल होती हैं। These finance terms will be able to help you in drafting your position paper, in drafting या in converting your political asks to operational text या implementation clause की तरफ आपको लेके जा सकते हैं। So this was all from my side. I look forward to your questions. अगर आपको क्वेश्चन है, आज का सेशन बहुत ज़्यादा टेक्निकल था, आई रियली अंडरस्टैंड, लेकिन घबराइएगा मत। आई विल बी मेकिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट एंड मैं उसको शेयर कर दूंगा आप सभी के साथ, ताकि आपको वो वर्ड डॉक्यूमेंट हेल्प कर सके कि किस तरीके से नेगोशिएटर की स्किल्स कौन कौन सी होती हैं, कौन से जो टूल्स होते हैं नेगोशिएटर इस्तेमाल करते हैं फॉर सिमुलेशन या फॉर द फ्यूचर कॉप्स जो ऑफिशियल कॉप्स होती हैं, ताकि कल के लिए जो आपके सिमुलेशन है, मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं उसको इंशाल्लाह इंशाल्लाह रात तक नहीं तो सुबह तक भेज दूं, ताकि वो उस टेक्स्ट को पढ़कर आप अपने पोजीशन पेपर को चेंज कर सकते हो, पोजीशन पेपर को और ज़्यादा रिफाइन कर सकते हो, एंड इट विल बी गुड फॉर यू गाइस, इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर यू गाइस। सो एनी क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन? ये चूंकि हमारी जो स्पीकर थी, हमारी जो ट्रेनर थी आज की, उनकी आज एक इमरजेंसी हो गई थी एंड शी हैड टू लीव, दैट्स व्हाई आई डिडंट हैव एनफ टाइम टू प्रिपेयर द स्लाइड्स। अगर टाइम मुझे मिल जाता तो मैं आपको स्लाइड्स प्रिपेयर करके जरूर देता, लेकिन चूंकि स्लाइड्स मेरे पास टाइम नहीं था, तो आई नाउ विल बी मेकिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट एंड देन आई विल बी शेयरिंग इट विद यू गाइस, और आई गेस आई विल बी सेंडिंग इट टू माय टीम एंड माय टीम विल बी सेंडिंग इट into the group. So if you have any questions, just feel free to ask.
I know it was a lot of knowledge to consume for now, but थोड़ा सा भी अगर आइडिया हो गया कि किस तरीके से हमारे पास नेगोशिएटर यूज करते हैं इन टेक्स्ट को, इन नॉलेज को, इन स्किल्स को, तो आई गेस इट्स अ विन फॉर मी एंड इट्स अ विन फॉर यू टू. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क. आज का दिन हमारे पास कॉप 30 एंड हो जाएगी. तुर्की के अंदर हमारे पास उम्मीद तो है काफी कि कॉप हो जाएगी, कॉप 31. तो अगला जो साल आने वाला है उसके अंदर हमारे पास 3 कॉप्स होंगी. सो दिस इज द थिंग. मिस मलिया कह रही हैं, कैन यू टेल which article and writers should we read for climate SDGs and COP? कॉप के लिए डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन मैं वैसे जो मेरा मशवरा है वो ये है कि आप जो कॉप 30 की वेबसाइट है ऑफिशियली कॉप 30 ब्राजील की, वहां पर जाएं. उनका जो न्यूज़ सेक्शन है, न्यूज़ सेक्शन के अंदर जाके कॉप 30 के समिट डॉक्यूमेंट्स को देखिएगा. वो जो समिट डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाइक उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं. वहां पर जाके आपको वो मिल जाएगा. क्लाइमेट के रिगार्डिंग आप आर्टिकल्स पढ़ने की कोशिश करें. आर्टिकल्स हो सकते हैं यूटर्स के, हो सकते हैं. अगर तो या इफ यू हैव फाउंड वन फ्रॉम UNFCCC इट्स कंप्लीटली गुड एंड इट इज ऑथेंटिक. लाइक अगर आपको कॉप 30 की वेबसाइट से मिलते हैं इट्स ऑथेंटिक, UNFCCC से मिलते हैं इट्स ऑथेंटिक. या अगर तो 50 पेजेस का नो वरीज, जस्ट सेंड इट टू मी. अगर रिसेंट है तो यू लाइक यू कैन आस्क चैट जीपीटी. आप उसको उस डॉक्यूमेंट को, क्योंकि एआई इस चीज के अंदर हमें हेल्प कर सकता है, लेकिन मैं वैसे कोशिश ही करूंगा कि आप लोग पूरा पढ़ने की कोशिश करें. कि आप एआई को वो दे सकती हैं एंड यू कैन आस्क एआई टू समराइज द होल डॉक्यूमेंट इनटू 5 पेज डॉक्यूमेंट. 5 पेज डॉक्यूमेंट भी होगा तो इट इज गुड फॉर यू टू रीड. लेकिन वैसे अगर पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू. इट विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स. सो कॉप 30 की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं. यू कैन रीड दोस थिंग्स. आप पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल्स को पढ़ने की कोशिश करें. लेकिन अभी चूंकि आप लोगों का कल सेशन है तो आई विल हाईली सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट. ये चीज होती है. आप पेरिस एग्रीमेंट को पढ़ें, आप क्योटो प्रोटोकॉल को पढ़ें. क्योटो प्रोटोकॉल को पढ़ने के बाद, पेरिस एग्रीमेंट को पढ़ने के बाद, आप अगर किसी कोई वेबसाइट फॉलो करना चाहते हैं आर्टिकल्स के लिए तो द गार्डियन की वेबसाइट है आपके पास. द गार्डियन हमारे पास यूके का ई न्यूज़पेपर है. वहाँ पे भी क्लाइमेट सेक्शन के ऊपर हमारे पास आती रहती है कॉप 30 रिगार्डिंग न्यूज़. गार्डियन है, रियूटर्स है, REUTERS, रियूटर्स. वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं. डॉन के ऊपर हमारे पास बहुत सारे कुछ हमारे सीनियर आपके कॉलमनिस्ट हैं जो कि एक तरीके से अपने व्यू पॉइंट्स को शेयर करते हैं कॉप 30 के ऊपर. यू कैन ऑल्सो शेयर रीड दोज थिंग्स. पाकिस्तान की एनडीसी की रिपोर्ट को पढ़ें आप. पाकिस्तान की एनडीसी की रिपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आप पाकिस्तान के रेफरेंस के अंदर पूछना चाह रही हैं. और क्या है, अगर बाहर के हिसाब से पूछना है तो बाहर के हिसाब से आई गेस आप उनकी वेबसाइट पे, उनकी जो मिनिस्टोरियल वाली वेबसाइट होती है ना, जिस तरीके से हमारे पास वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन की, उनकी वेबसाइट पे भी जाके आप पढ़ सकती हैं. दे आई गेस दे वुड be representing those articles into their website as well. So this is the thing. This is the answer to your questions. गार्डियन हो गया, बीबीसी हो गया, CNN हो गया. और आर्टिकल कहाँ से मिल सकते हैं आपको? कॉप 30 का अपना सेक्शन हो गया. एक मिनट, लेट मी जस्ट टेल यू मैं कहाँ से आर्टिकल पढ़ता हूँ. लेट मी जस्ट टेल यू गार्डियन और TRT वर्ल्ड. नहीं, TRT वर्ल्ड, यस इट्स अ यूट्यूब चैनल बट स्टिल यू कैन सी सम वीडियोस. रियूटर्स हो गया, REUTERS. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट अच्छी है. ब्लूमबर्ग इट्स ऑन अनदर लेवल ब्लूमबर्ग की तरफ से. और हमारे पास अल जजीरा भी अच्छा है. अल जजीरा न्यूट्रल है और अच्छा है इस मत के अंदर भी. ऑल दो मुझे आर्टिकल्स अल जजीरा पे ज्यादा नहीं मिले बट स्टिल अल जजीरा इज गुड. UNFCCC की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, कॉप 30 की वेबसाइट पे जा सकते हैं. सो दीज आर द सम
मेजर थिंग्स जिसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं। गार्डियन आपको अच्छी वेबसाइट तक ले सकता है एंड इट रियली हेल्प्स टू क्लैरिफाई योर इंफॉर्मेशन। डॉन, द न्यूज़ इंटरनेशनल हो गया आपका पाकिस्तान का। एक्सप्रेस टाइम्स नहीं, एक्सप्रेस का मेरे ख्याल से ट्रिब्यूनल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ट्रिब्यूनल को देखिएगा। तो ये चीज़ें हैं। सो अनदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग। इट्स सो मच। आपको मिल जाएंगे मिस मिलिया कॉप 30 की वेबसाइट पे। अमूमन तो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक उनका न्यूज़ सेक्शन भरा होता है इन तमाम चीज़ों से। कॉप 30 की वेबसाइट होगी, यूएनएफ ट्रिपल सी होगी, ये वेबसाइट्स होगी, आर्टिकल्स हो गए। बेशक इनके आर्टिकल्स 4 to 3 मिनट्स लगाते हैं, बट स्टिल एंड आई वुड हाईली सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि एक बुकलेट के ऊपर अपने इंफॉर्मेशन को लिख लो, सारे के सारे जो जो आपको लगता है कि इट्स रिलेटेड टू यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इट रियली हेल्प्स यू अलॉट। लाइक आप अपने एक दिमाग के अंदर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाते या इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर पाते। सो विद द हेल्प ऑफ अ बुकलेट it you will be able to, I guess, identify, like let's suppose आपको एक चीज नहीं पढ़ने में आती, तो आप उसको देखकर उसको पढ़कर आपको ये पता चल सकता है कि यस ये मैंने पढ़ा था, दिस इज द थिंग। आप फिर किसी के साथ बात कर सकते हो। एंड दैट्स व्हाट द नेगोशिएटर्स डू, दे नोट डाउन। चाहे नेगोशिएटर हो, चाहे हमारे पास कुछ भी हो, दे रियली नोट डाउन आइदर ऑन देयर लैपटॉप्स, आइदर ऑन देयर बुकलेट्स, आइदर ऑन देयर डायरीज। दिस इज इट। जब आप प्रोफेशनलिज्म के अंदर आते हो तो इट्स समथिंग इम्पोर्टेंट टू नोट डाउन योर थिंग्स, टू नोट डाउन योर प्रोग्रेस, टू नोट डाउन द अवेलेबल डेटा। डेटा फिर आप किस तरीके, जब आप लाइक एक तरीके से उस वेबसाइट पे नहीं आपको मिलती, तो किस तरीके से फिर आप जाते हो। तो एटलीस्ट जब आपके पास आपकी डायरी होगी, आपकी बुकलेट होगी, तो उसके अंदर आप आराम से उस चीज़ को देख सकते हो एंड स्टडी कर सकते हो। यस, ओ ये तो मैंने लिखा था, सो इट्स हेल्पफुल फॉर मी। तो किसी और को कोई सवाल तो आई एम राइट हियर। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा टू स्टडी। मैं दोबारा का कहती हूँ तो मैं भी आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ कि कॉप 30 के हमारे पास कौन कौन से थीमेटिक एरियाज हैं। उनमें से किसी भी 3 थीमेटिक एरियाज के ऊपर अगर आपकी गिरफ्त हो गई तो यू आर डूइंग रियली ग्रेट। बट स्टिल आई वुड हाईली सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू मास्टर एटलीस्ट 3 थीमेटिक एरियाज। I know we cannot master the 30 thematic areas, but I'm just saying to master at least 3 thematic areas. आहिस्ता आहिस्ता करके जब आप एक तरीके से खैर से 5 years के बाद, 6 years के बाद, you may be able to master 9, 10, 11, 12 thematic areas. तो ये चीज़ है। Let me just, where is my, uh, where is the picture? Let me just see. ओके, सो आई हैव दैट पिक्चर विद मी। मैं आपके साथ ओपन कर देता हूँ एंड प्लीज इसमें से जस्ट आइडेंटिफाई योर top 3 thematic areas. So identify, just see your top 3 thematic areas. You can choose forest, ocean, you can choose indigenous people, you can choose ट्रेडिशनल कम्युनिटीज, यू कैन चूज चिल्ड्रन एंड यूथ। ट्रेड को देख सकते हो आप एजुकेशन को देख सकते हो, जॉब्स को देख सकते हो, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स को देख सकते हो, आप लोकल गवर्नमेंट को, वाटर को, वेस्ट को, सिटीज को देख सकते हो, एडेप्टेशन को देख सकते हो आप, सर्कुलर इकोनॉमी हो गया, एआई हो गया, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव इंक्लूडेड एआई, एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम्स हो गए आपके। यू कैन टेक अ पिक्चर। तो दीज आर सम ऑफ द मेजर थिंग्स जिसको आप स्टडी कर सकते हो।
So I would highly suggest all of you to note down your top three top three prioritized thematic areas. उसके ऊपर काम करोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती जाएंगी. So I guess this is it from my side. I really wish you all the very best for your simulation जो कि कल होने को जाएगी. So looking forward to hearing from all of you. Looking forward to seeing your stance और wishing you all the very best. खैर से कल सिमुलेशन होती है. COP30 आज की खत्म तस्वीर हो जाएगी या कल सुबह सुबह और पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक. तो तब जाकर हमारे पास बहुत सारी चीजें आएंगी. Also, will there be any feedback session on the performance of the participants? If you want, we can have a feedback session. And yes, एक डॉक्टर नज़ाकत आपके पास होंगे एंड ही विल बी टेलिंग ऑल ऑफ यू कि किस तरीके से हम आप लोगों ने अच्छा किया या नहीं किया. बिकॉज ही ऑल्सो COP29 में जाने से पहले ही वाज अ पार्टिसिपेंट इन अ कॉप सिमुलेशन एज वेल, जो कि उन्होंने इजिप्ट के अंदर अटेंड की थी. So he will be there. He will be providing you his feedback to all of you कि किस तरीके से आपने किया, किस तरीके से नहीं किया, कहाँ पे आपकी गलती होगी. तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट. और नेक्स्ट वीक देखते हैं नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होती है नहीं होती. तो दिस इज इट. विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. सीइंग यू ऑल टुमारो. खुदा हाफिज. मेरी तरफ से गुड इवनिंग, शब बखैर, अपना ध्यान रखिएगा एंड एक नए जोश और जज्बे के साथ कल मिलते हैं आप सबसे. थैंक यू. खुदा हाफिज.